अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे बाकी बचे हुए दो पार्ट्स, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 3 के अंदर हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना था और पार्ट 4 के अंदर हम पढ़ेंगे एटॉमिक पैकिंग के बारे में। मैं आपको चैप्टर की आउटलाइन जो है पहले ही बता चुका हूँ पहली वीडियो के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 पार्ट्स थे, जिसमें से 2 पार्ट्स पिछली वीडियो के अंदर कवर हो चुके हैं और बाकी के 2 पार्ट्स हम करेंगे अभी। तो इस लेक्चर की आउटलाइन जो बचे हुए 2 टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे और लास्ट में एंड ऑफ चैप्टर MCQs जो कि आपकी बुक के लास्ट के अंदर होते हैं वो। अगर पार्ट 3 के ऊपर आए तो पार्ट 3 का नाम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड लेटिस ज्योमेट्री, जिसमें आपके पास पहला टॉपिक है क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस के बारे में मैंने सिंपल आपको बताया था जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने वहाँ पर बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो यूनिट सेल्स से मिलकर बनता है। और यूनिट सेल क्या होता है? क्रिस्टल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो यूनिट सेल कहलाता है। और बहुत सारे यूनिट सेल्स जो हैं वो मिलकर बनाते हैं एक क्रिस्टल लेटिस, जिसको सिंपल क्रिस्टल कह सकते हैं। आपके पास क्रिस्टल लेटिस की डेफिनेशन लिखी हुई है कि एन एरे ऑफ पॉइंट्स, एरे का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टल प्लेस्ड एट 3 डायमेंशनल स्पेस इज़ रेफर्ड एज क्रिस्टल लेटिस। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यूनिट सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक क्रिस्टल का, और बहुत सारे यूनिट सेल्स जो हैं वो मिलकर बनाते हैं क्रिस्टल। तो यही बात लिखी हुई है कि क्रिस्टल लेटिस, इसकी बात हो रही है क्रिस्टल लेटिस, यानी कि बहुत सारी यूनिट सेल्स मिलकर जो क्रिस्टल बना रहे हैं उसकी बात हो रही है। ये जो क्रिस्टल लेटिस है ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ पॉइंट्स से मिलकर बना हुआ है। ये जो आपको पॉइंट्स यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं, इन थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पॉइंट्स से मिलकर बना हुआ होता है ये क्रिस्टल लेटिस। और ये क्रिस्टल लेटिस जो है अरेंज होता है 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिफरेंट एटम्स को, आइंस को या फिर मॉलिक्यूल्स को। अगर सिंपल अल्फाज में बात की जाए तो क्रिस्टल लेटिस जो है एक सॉलिड को कहा जाता है। सही। यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है? अभी हमने क्रिस्टल लेटिस देखा था। क्रिस्टल लेटिस जो था वो बहुत सारे यूनिट सेल्स से मिलकर बना था। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न फ्रॉम विच द लेटिस इज़ बिल्ट। ये एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न होता है जो कि बार बार रिपीट हो रहा होता है ताकि एक क्रिस्टल लेटिस बिल्ट हो सके। अब एक यूनिट सेल के अंदर टोटल 2 तरह की डायमेंशंस होती हैं। एक एक्सियल डिस्टेंसेस, जिसको हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट कह सकते हैं, और दूसरी एक्सियल एंगल्स, जिनको हम 3 एंगल्स अल्फ़ा, बीटा और गैमा कह सकते हैं। और इन डायमेंशंस की बेसिस पर हमारे पास यूनिट सेल्स जो हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं। ये हैं 7 टाइप्स, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। या तो आप इनको याद रख लें या फिर मुझे क्लास में बता दीजिएगा, मैं आपको इनको याद रखने का एक तरीका बता दूंगा। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जो हैं आपसे अक्सर या तो MCQs के अंदर पूछ ली जाती हैं, या फिर आपसे एक इस तरह का सवाल बनता है शॉर्ट में कि डिफ़ाइन यूनिट सेल। और यूनिट सेल को डिफ़ाइन करने के बाद कहा जाता है कि कोई भी 3 से 4 यूनिट सेल्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनके एक्सियल डिस्टेंसेस और एक्सियल एंगल्स बता दें। तो वो आप तब बता सकते हैं जब आपको ये चीज़ें याद होंगी। तो उसको याद रखने की एक ट्रिक है, मैं आपको क्लास में बता दूंगा, बस मुझे याद दिला दीजिएगा जब आप यहाँ तक पहुँच जाएँ तो। ये इन सारे क्रिस्टल सिस्टम्स की शेप्स हैं, आपको मैंने कहा था कि मैं दिखा दूंगा। तो ये हैं वो शेप्स, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं और इनकी शेप्स होती हैं ये। नेक्स्ट, ये जो क्रिस्टल लेटिस का टॉपिक था, इस क्रिस्टल लेटिस के टॉपिक में 3 चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ क्रिस्टल लेटिस की डेफिनेशन, उसके बाद यूनिट सेल की डेफिनेशन, यूनिट सेल की डेफिनेशन के बाद यूनिट सेल 7 टाइप्स के जो होते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम्स वो, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस पार्ट 3 का वो ये है इस साल के लिए, जो क्या है यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल। NaCl क्रिस्टल अगर आपको याद हो तो NaCl क्रिस्टल जो है वो एक आयोनिक क्रिस्टल होता है जो कि Na+ और Cl- आइंस से मिलकर बनता है। आपके पास यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ बिल्ट अप बाय रिपीटिंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। अच्छा, फेस सेंटर्ड का वर्ड जो है अभी इसको थोड़ी देर के लिए स्किप किएगा, क्योंकि ये वर्ड जो है ये चैप्टर के पार्ट 4 से रिलेट करता है। जब हम एटॉमिक पैकिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे तब आपको समझ आएगा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या है। तो फ़िलहाल अगर आप इस डेफिनेशन को छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है।
बस NaCl का यूनिट सेल जो है आपको पता होना चाहिए कि Na+ और Cl- आइंस से मिलकर बनता है। और मैं आपको पार्ट 2 के अंदर एक कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन बता चुका हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि एक यूनिट सेल के अंदर एक आयन को मज़ीद कितने आयन्स ने सराउंड किया हुआ है। तो हमने वहाँ पर एग्जांपल NaCl की ही ली थी आयोनिक क्रिस्टल के अंदर, और मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6:6 होता है। इसका मतलब क्या है कि हर सोडियम आयन को मज़ीद 6 क्लोरीन आइंस ने 6 क्लोराइड आइंस ने सराउंड किया हुआ होता है। सिमिलरली हर क्लोराइड आयन को मज़ीद 6 सोडियम आइंस ने सराउंड किया हुआ होता है। यही बात आपके पास इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है। बराबर में एक NaCl क्रिस्टल का यूनिट सेल सपोज़ किया हुआ है। अच्छा, इस यूनिट सेल को समझना बड़ा ज़रूरी है। आपने रूबिक्स क्यूब देखा होगा, ये रूबिक्स क्यूब की ही तरह का है बिल्कुल, बस इसके अंदर एक फ़र्क ये है कि रूबिक्स क्यूब के अंदर आपको सबसे मिडल वाला पॉइंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा होता। यहाँ पर हमें इस मिडल वाले पॉइंट का भी काम होगा, बस ये फ़र्क है। इसके बाद हम सपोज़ कर रहे हैं कि हमारे पास कॉर्नर्स के ऊपर लगे हुए हैं क्लोराइड आइंस, और अगर कॉर्नर के ऊपर लगा हुआ है क्लोराइड आयन तो इसका मतलब ये लगा हुआ होगा सोडियम आयन। फिर ये दोबारा से क्लोराइड आयन, ये सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन। मींस जितने भी आपके पास ये रेड कलर की बॉल्स हैं, रेड कलर के आइंस हैं, ये क्लोराइड आइंस हैं, और जितने भी ब्लू कलर के आइंस हैं वो सोडियम के आइंस हैं। अब अगर एक क्यूब की बात की जाए तो क्यूब के पास 6 फेसेस होते हैं, यानी कि 6 साइड्स होती हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो हर साइड के सेंटर पर एक क्लोराइड आयन लगा हुआ है, यानी कि ऑरेंज कलर का आयन लगा हुआ है। ये है पहली साइड, ये है दूसरी साइड, ये ऊपर वाली साइड, ये पीछे वाली साइड जो कि लाइट कलर से बनी हुई है, ये साइड वाली साइड ये भी लाइट से बनी हुई है, और ये नीचे वाली साइड ये भी लाइट लाइंस से बनी हुई है। तो हमारे पास इस क्यूब की 6 साइड्स हैं, और इन साइड्स यानी कि इन फेसेस के सेंटर पर लगा हुआ है एक क्लोराइड आयन, और दूसरा क्लोराइड आयन लगा हुआ है कॉर्नर्स के ऊपर। और अगर सोडियम आयन्स की बात की जाए तो सोडियम आयन कहाँ पर लगा हुआ है? एक सोडियम आयन लगा हुआ है इस रूबिक्स क्यूब या इस यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में, और बाकी जितने भी आपके पास सोडियम के आइंस हैं Na+ आइंस हैं वो लगे हुए हैं एजेस पर। इसको कहते हैं एज। एक क्यूब के पास टोटल 12 एजेस होती हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं और 6 फेसेस होते हैं। ये लगा हुआ ब्लू कलर का एज पर सोडियम आयन, ये लगा हुआ एज पर सोडियम आयन, ये भी लगा हुआ इस एज पर सोडियम आयन, ये लगा हुआ इस एज पर सोडियम आयन। तो जितने भी ब्लू कलर के आइंस हैं वो सारे सोडियम आइंस हैं, और जितने भी रेड कलर के आइंस हैं वो सारे के सारे क्लोराइड आइंस हैं। अभी जो लास्ट स्लाइड के अंदर हमने NaCl क्रिस्टल का यूनिट सेल सपोज किया था, उस यूनिट सेल के अंदर सोडियम और क्लोराइड आइंस मौजूद थे, और हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि सॉलिड के जो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर जो आपके पास पहली फिगर बनी हुई है, उस फिगर के अंदर हमने उन्हीं आइंस को थोड़े से बड़े साइज़ के अंदर बनाकर दिखा दिया। और फिर इस स्लाइड की अगली तस्वीर जो बनी हुई है उसके अंदर हमने सरफेस फिनिशिंग की हुई है इसी बराबर वाले क्यूब की, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर क्यूबिक शेप आ जाए NaCl क्रिस्टल के यूनिट सेल की। क्योंकि हमें इसको करना है स्टडी, और NaCl क्रिस्टल के यूनिट सेल को स्टडी करने का मतलब कि हमें ये फाइंड करना है कि इस क्यूब के अंदर टोटल कितने Na+ आइंस हैं और टोटल कितने Cl- आइंस हैं। ये बात अभी मैंने पीछे बताई थी कि एक क्यूब के पास टोटल 6 फेसेस यानी कि 6 साइड्स होती हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं जिनको वर्टिसेस भी कह सकते हैं, और एक क्यूब के पास 12 एजेस होती हैं। अच्छा, दोबारा से एक बात याद रखिएगा, हमने सपोज़ किया था कि हमारे कॉर्नर्स पर और साथ में फेस के सेंटर पर क्लोराइड आइंस अटैच हैं, और जो सोडियम आइंस हैं वो लगे हुए हैं एक तो एज पर, और एक सोडियम आयन मौजूद है कंप्लीट बीच के अंदर, जो कि इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो बीच के अंदर है। तो यहाँ से हमारा टॉपिक प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। हमने NaCl क्रिस्टल के अंदर ये चीज़ फाइंड करनी है कि इसमें कितने क्लोराइड आइंस हैं और कितने सोडियम आइंस हैं। ये काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, फिर हम काम को स्टार्ट करेंगे। तो ये है वो वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा था। हमने सपोज़ किया था कि हमारे पास एक NaCl क्रिस्टल के कॉर्नर्स के ऊपर क्लोराइड आइंस लगे हुए हैं, और साथ में फेस सेंटर के ऊपर भी क्लोराइड आइंस लगे हुए हैं, जबकि सोडियम आइंस जो हैं वो लगे हुए थे एजेस के ऊपर और साथ में क्यूब के बिल्कुल सेंटर में।
हमें ये चीज़ फाइंड करनी थी कि एक NaCl क्रिस्टल के अंदर टोटल कितने क्लोराइड आइंस हैं और टोटल कितने Na+ आइंस हैं। तो हम काम शुरू करेंगे क्लोराइड आइंस से। क्लोराइड आइंस लगे हुए थे एक तो कॉर्नर्स के ऊपर, तो हमारे पास टोटल एक क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि 8 कॉर्नर पीसेस को मिलाने पर कितना आयन बनेगा। ये 4 कॉर्नर पीसेस मिलाने पर एक आधा आयन बना और बाकी 4 पीसेस मिलाने पर एक कंप्लीट आयन तैयार हो गया। अब इसके अलावा क्लोराइड आइंस और कहाँ थे, यानी कि पर्पल वाले पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं हर फेस के सेंटर पर, और एक क्यूबिक सेल के अंदर आपके पास 6 फेसेस होते हैं, यानी कि 6 फेसेस वाले पीस होंगे हमारे पास। तो अब ज़रा देखिएगा कि कितने पीसेस को मिलाने पर एक आयन बनकर तैयार हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ आगे काम आएगी। अभी आपने देखा कि कॉर्नर वाले 8 पीसेस को मिलाने पर एक आयन बनकर तैयार हो रहा था। अब आपने देखना है कि कितने सेंटर वाले पीसेस को, फेस पीसेस को मिलाने पर एक आयन बनकर तैयार हो रहा है। तो ये हमने मिलाए 2 फेस वाले पीसेस, और 2 फेस वाले पीसेस को मिलाने पर एक आयन बनकर तैयार हो गया। टोटल 6 फेसेस थे, ये तीसरा और चौथा फेस मिला, जिससे हमारे पास तीसरा क्लोराइड आयन बन गया, और बाकी जो 2 फेस बचे उससे बन जाएगा चौथा क्लोराइड आयन। तो इसका मतलब कि NaCl क्रिस्टल के यूनिट सेल के अंदर टोटल 4 क्लोराइड आइंस होते हैं। अब बारी है सोडियम आइंस की, और सोडियम आइंस लगे हुए थे 2 जगहों पर, एक तो एजेस के ऊपर और दूसरा इस यूनिट सेल के बिल्कुल मिडल के अंदर। अब दोबारा से आपने वही बात देखनी है कि कितने एज पीसेस मिलाने पर हमारे पास एक Na+ आयन बनेगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एच पीसेस को मिलाने लगे हैं, ये 2 एच पीसेस मिले, और 2 एच पीसेस मिलाने पर आधा आयन बन रहा है, और मज़ीद 2 एच पीसेस जब मिलाएंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट आयन बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब एक पीस की कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1/4, क्योंकि 4 ऐसे पीसेस मिलाने पर हमारे पास एक कंप्लीट सोडियम आयन बन रहा है। हमारे पास इस यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने एजेस थे, टोटल 12 एजेस थे, यानी कि 12 एज पीस होंगे हमारे पास सोडियम आयन के। अब अगर 4 पीसेस को मिलाने पर एक आयन बन रहा है, तो हमारे पास 12 पीसेस हैं, 12 पीसेस से टोटल कितने सोडियम आइंस बन जाएंगे। एक आयन अगर 4 से बन रहा है तो 12 से हमारे पास 3 सोडियम आइंस बन जाएंगे एज पीसेस से, और एक चौथा सोडियम आयन जो है वो कंप्लीट बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है। शुरू करते हैं दोबारा से। हमारे पास एक सोडियम आयन बन चुका है जो कि 4 एज पीसेस से बना है। अब ये मिडल वाला पीस हमारे पास आ गया दूसरा सोडियम का आयन। इसके अलावा हमारे पास अभी भी 8 एच पीस बचे थे, जिसमें से 2 मिलाए तो आधा आयन बना, और बाकी 2 मिलाएंगे तो एक कंप्लीट आयन बन जाएगा। सिमिलरली अब बाकी हमारे पास 4 एच पीस मज़ीद बच गए हैं, तो उनको भी मिलाएंगे तो हमारे पास एक और सोडियम का आयन बन जाएगा। तो इस बात का सिंपल मतलब ये है कि हमारे पास NaCl क्रिस्टल के यूनिट सेल के अंदर टोटल 4 Na+ आइंस होते हैं और 4 Cl- आइंस होते हैं। अब इस चीज़ को हम थ्योरी के अंदर देखेंगे। तो थ्योरी के अंदर हमने सबसे पहले सपोज़ किया हुआ है क्लोराइड आइंस को Cl- आइंस। तो Cl- आइंस क्यूब के अंदर 2 जगहों पर लगे हुए थे, वो 2 पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ है कि द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ NaCl रिवील्स दैट 8 क्लोराइड आइंस आर लोकेटेड एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब्स। एक जो है वो क्लोराइड आइंस लगे हुए थे कॉर्नर्स के ऊपर, वाइल 6 क्लोराइड आइंस आर एट द सेंटर ऑफ 6 फेसेस। दूसरे जो क्लोराइड आइंस लगे हुए थे वो हर फेस के सेंटर पर लगे हुए थे। On the basis of this information, we can determine the number of chloride ions in the unit cell of sodium chloride crystal. इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर हम क्लोराइड आइंस की टोटल तादाद निकाल सकते हैं इस NaCl क्रिस्टल के अंदर। सबसे पहले कॉर्नर्स की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ Cl- आइंस एट द कॉर्नर ऑफ 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने कॉर्नर्स थे, टोटल 8 कॉर्नर्स थे, और हर कॉर्नर पीस की कंट्रीब्यूशन कितनी थी। कंट्रीब्यूशन का मतलब कि कितने कॉर्नर पीसेस को मिलाने पर एक कंप्लीट आयन बन रहा था। तो अगर आपको याद हो वीडियो के अंदर 8 कॉर्नर पीसेस को मिलाने पर एक कंप्लीट आयन बना था। तो यानी कि एक पीस की कंट्रीब्यूशन 1/8, और टोटल कॉर्नर्स कितने थे, 8। तो इसका मतलब कि कॉर्नर जो हैं Cl- आइंस कॉर्नर के ऊपर कितने लगे हुए थे, एक लगा हुआ था। और ये वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि 8 कॉर्नर पीसेस को मिलाने पर हमारे पास सिर्फ एक Cl- आयन बन रहा था। तो ये कॉर्नर पीसेस का काम हो गया। इसके बाद 6 क्लोराइड आइंस लगे हुए थे एट दी सेंटर ऑफ इट 6 फेसेस।
और फेसेस वाले पीसेस को मिलाने पर हमारे पास टोटल कितने Cl माइनस आइंस बन रहे थे, याद है? हमारे पास टोटल बन रहे थे 3 आइंस फेसेस को मिलाने पर। एक क्यूब के पास 6 फेसेस थे, हर 2 फेस को मिलाने पर एक आयन बन रहा था। और चूँकि हमारे पास 6 फेसेस थे तो इसका मतलब टोटल फेसेस की वजह से हमारे पास 3 आइंस बने थे। अगर ये बात आपको नहीं समझ आ रही तो एक दफ़ा वीडियो को पीछे करके देखिएगा, जो मैंने अभी आपको एनिमेशन दिखाई थी यूनिट सेल की NaCl क्रिस्टल के, उसको एक दफ़ा दोबारा से देखें। तो 8 क्लोराइड आइंस लगे हुए थे हमारे पास कॉर्नर्स के ऊपर, जिनकी वजह से हमारे पास एक Cl माइनस आयन बनकर तैयार हुआ। और इसके बाद 6 क्लोराइड आइंस लगे हुए थे हमारे पास सेंटर के ऊपर, हर फेस के सेंटर के ऊपर, जिससे हमारे पास बन गए थे मज़ीद 3 आइंस। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ तो नंबर ऑफ़ Cl माइनस आइंस एट दी फेस सेंटर ऑफ 1 यूनिट सेल, तो हमारे पास टोटल 6 फेस सेंटर हैं और एक की कंट्रीब्यूशन 1/2 थी। 1/2 का मतलब कितने फेस सेंटर वाले पीसेस को मिलाने पर एक कंप्लीट आयन तैयार हो रहा था, तो 2 ऐसे पीसेस को मिलाने पर एक आयन बनकर तैयार हो रहा था। 2 फेस सेंटर वाले पीसेस को मिलाने पर एक क्लोराइड आयन बन रहा था। और चूँकि 6 फेस सेंटर्स थे तो इसका मतलब फेस सेंटर वाले पीसेस की वजह से हमारे पास 3 क्लोराइड आयंस मज़ीद बनकर तैयार हो रहे थे। तो इसका मतलब क्लोराइड आयंस इस यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने थे? टोटल 4 थे। अभी हमने पीछे वीडियो के अंदर भी देखा था, एक कॉर्नर पीसेस की वजह से और बाकी 3 फेस सेंटर वाले पीसेस की वजह से। इसके बाद अगर सोडियम आयंस के ऊपर आएँ तो सोडियम आयंस भी हमारे सेल के अंदर 2 जगहों पर लगे हुए थे, एक एजेस के ऊपर और दूसरा इस यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में। तो देयर आर 12 एज पीसेस ऑफ द क्यूब एंड ईच कंटेन्स 1 सोडियम आयन। हर एज पीस के ऊपर हमारे पास सोडियम आयन लगा हुआ था। और अगर आपको याद हो तो एनिमेशन के अंदर इस एज पीस की कंट्रीब्यूशन कितनी थी, यानी कि कितने ऐसे एज पीस मिलाने पर एक सोडियम आयन बन रहा था। तो 4 ऐसे पीसेस मिलाने पर एक सोडियम आयन बन रहा था। तो इसका मतलब एक पीस की कंट्रीब्यूशन हो जाएगी 1/4। और टोटल एच पीस कितने थे? टोटल एच पीस थे 12, यानी कि सारे के सारे एच पीसेस को मिलाने पर हमारे पास 3 सोडियम आयंस बन रहे थे और एक सोडियम आयन लगा हुआ था इस यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर पर। तो इसका मतलब हमारे पास इस यूनिट सेल के अंदर सोडियम आयंस की तादाद भी टोटल तादाद 4 है और टोटल तादाद क्लोराइड आयंस की भी 4 ही थी। तो मींस Na+ और Cl- आयंस इस यूनिट सेल के अंदर होते हैं 4:4 के रेशो में। और 4:4 को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें तो वो 1:1 बन जाएगा। और इसी वजह से जो NaCl का फार्मूला होता है वो NaCl होता है, मींस Na1 और Cl1। 1 हम लिखते नहीं हैं, तो 1 इस वजह से आता है कि हर NaCl क्रिस्टल के यूनिट सेल के अंदर जो सोडियम और क्लोराइड आयंस का रेशो होता है वो 1:1 होता है, जो कि NaCl का फार्मूला बनाता है NaCl। या फिर आप ये कह सकते हैं कि Na4Cl4 होता है और 4 और 4 जो है वो कैंसिल होकर NaCl बना देता है। तो ये था हमारे पास यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल का टॉपिक। ये टॉपिक आपको तब समझ आएगा जब आपको वो एनिमेशन समझ आएगी, और वो एनिमेशन मुश्किल नहीं है, उसको एक दफ़ा दोबारा से देख लीजिएगा। मैं अलग से भी उसको अपलोड कर दूँगा वीडियो की फॉर्म में। यहाँ पर आपका जो है इस चैप्टर का पार्ट 3 ख़त्म होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4, जो कि है एटॉमिक पैकिंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। इस पार्ट के अंदर भी 2 टॉपिक्स हैं, एक तो एटॉमिक पैकिंग और फिर दूसरा लेटेस्ट एनर्जी। जो फर्स्ट टॉपिक है इस पार्ट का, उसका प्रॉपर नाम है पैकिंग ऑफ एटम्स इन मेटेलिक सॉलिड्स। और हमने इसी चैप्टर के अंदर पार्ट 2 के अंदर पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो सकते हैं 4 टाइप्स के, आयोनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसमें से ये जो तीसरी टाइप थी मेटेलिक सॉलिड, इन मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर एटम्स किस तरह से पैक होते हैं या अरेंज होते हैं, वो पैकिंग पढ़नी है हमने इस टॉपिक के अंदर। तो आमतौर पर एटम्स की पैकिंग 2 टाइप्स की हो सकती है, एक कहलाती है ओपन पैकिंग और दूसरी कहलाती है क्लोज पैकिंग। ओपन पैकिंग को हम स्क्वायर पैकिंग भी कह सकते हैं और क्लोज पैकिंग को हम हेक्सागोनल पैकिंग भी कह सकते हैं, जो कि आपको शेप से नज़र आ भी रहा होगा। अब इन दोनों में मेन फ़र्क क्या होता है? ओपन पैकिंग के अंदर जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लोज पैकिंग। एम्प्टी स्पेसेस का एक और नाम होता है, इनको हम कह सकते हैं वॉइड्स। ये वॉइड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास पैकिंग की 2 टाइप्स हो सकती हैं, 2 मेन टाइप्स हो सकती हैं, एक ओपन पैकिंग और दूसरी क्लोज पैकिंग। ओपन पैकिंग में
एटम्स के दरम्यान में वॉइड्स ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी कम होती है, और यहाँ पर एटम्स के दरम्यान में वॉइड्स कम होता है, यानी कि यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो मेटालिक सॉलिड्स के अंदर एटम्स की जो पैकिंग पाई जाती है वो कहलाती है क्लोज पैकिंग, और ये क्लोज पैकिंग की मज़ीद 2 टाइप्स हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉइड्स। अभी मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर बात की थी कि वॉइड्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन इन टाइप्स के अंदर से हमारे पास इस कोर्स के अंदर सिर्फ 2 टाइप्स काम आएंगी, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इन वॉइड्स की 2 टाइप्स की बेसिस पर हमारे पास क्लोज पैकिंग की 2 टाइप्स हो सकती हैं, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो कि HCP कहलाती है, और दूसरी क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो कि CCP कहलाती है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग मज़ीद 2 टाइप्स की हो सकती है, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग और दूसरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सबसे पहले देख लेते हैं वॉइड्स की जो 2 टाइप्स होती हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। तो मैं पिछली स्लाइड पर जा रहा हूँ। पिछली स्लाइड पर आपके पास यहाँ पर एटम्स की एक लेयर बनी हुई थी। एटम्स की इन लेयर में हर 3 एटम्स के दरमियान में एक गैप था, वो गैप कहलाता है असल में टेट्राहेड्रल वॉइड। और अगर आप इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर अप करने के लिए इन एटम्स के ऊपर एटम्स की एक और लेयर बिछा दें तो वो एटम्स की लेयर कुछ इस तरह से नज़र आएगी, जो कि ब्लैक बॉल्स से बनी हुई है। तो आप यहाँ पर देखें कि ब्लैक वाली जो बॉल है, हर ब्लैक वाली बॉल नीचे वाली लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर लगी हुई है, सही। लेकिन इस ऊपर वाली लेयर से मज़ीद 2 टाइप्स के वॉइड्स क्रिएट हो जाएंगे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पर देखें ये जो मैंने रेड पॉइंट रखा हुआ है इसको मैं हटाऊंगा तो इसके नीचे एक वॉइड है, और ये वॉइड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये ऊपर वाली लेयर की वजह से बन रहा है, और ये ऊपर वाली लेयर मैंने इसलिए लगाई थी ताकि नीचे वाली लेयर के जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो कवर अप हो जाएँ, लेकिन ये वाला वॉइड कवर नहीं हुआ, तो ये वाला वॉइड कहलाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और दूसरा जो वॉइड बना ऊपर वाली लेयर से वो टेट्राहेड्रल वॉइड है, जो कि यहाँ पर है। आप इस पॉइंट के नीचे देखिएगा एक खाली जगह है, तो ये वाला जो वॉइड है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है ऊपर वाली लेयर का, और ये जो वॉइड है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है नीचे वाली लेयर का। तो वॉइड्स की 2 टाइप्स हो सकती हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड जो कि हर 3 एटम्स के दरमियान के डिस्टेंस को कहा जाता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जब हम एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगाते हैं और दूसरी लेयर नीचे वाली लेयर का वॉइड छुपा नहीं पाती, तो जो गैप बच जाता है वो वाला गैप कहलाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और इन 2 वॉइड्स की टाइप्स की बेसिस पर हमारे पास पैकिंग की 2 टाइप्स हो सकती हैं, जिनको हम अभी अगली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। तो पहली है हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको हम HCP कह सकते हैं। तो पैकिंग्स को समझना मुश्किल नहीं है, बस आपको वॉइड्स के बारे में पता होना चाहिए। हम इस HCP को फिगर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सबसे पहले एटम्स की एक लेयर कंसीडर हुई हुई है, जिसको हमने कहा हुआ है लेयर A। अब इस लेयर A को बिछाने के बाद इस लेयर के एटम्स के दरमियान में, हर 3 एटम्स के दरमियान में एक टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हो जाएगा। उस टेट्राहेड्रल वॉइड को छुपाने के लिए, कवर करने के लिए हमने लगाई हुई है एक लेयर B, सही। और HCP के अंदर क्या होता है, हर तीसरी लेयर इसके अंदर सेम होती है, यानी कि लेयर B के बाद दोबारा से सेम एटम्स A की लेयर आ जाएगी, और फिर यही चीज़ रिपीट होती जाएगी। यानी कि HCP के अंदर सबसे पहले हमारे पास लगती है एक लेयर, उस लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड्स को छुपाने के लिए उसके ऊपर लगती है एक दूसरी लेयर जिसको हम D कह सकते हैं, और फिर यही 2 लेयर्स रिपीट होती रहती हैं। तो इस तरह की पैकिंग कहलाती है HCP, और इसमें एटम्स की लेयर की जो अरेंजमेंट होती है वो होती है AB टाइप। आपके पास इस पैराग्राफ के अंदर यही बात बताई हुई है, इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। और लास्ट में MCQs के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात कि HCP जो है वो 74% ऑफ द एम्प्टी स्पेस कवर कर देती है। यानी कि अगर किसी सॉलिड के अंदर HCP है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो उस सॉलिड की पैकिंग एफिशिएंसी होगी 74%, मींस उसमें 74% एटम्स होंगे और बाकी 26% एम्प्टी स्पेस होगा। तो ये होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। इसके बाद आती है हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग की जैसे अभी हमने देखा था पीछे 2 टाइप्स होती हैं, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और आगे हम पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से सिमिलर ही होती है। अगर आपको याद हो तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर क्या था, हमने एटम्स की एक लेयर लगाई थी जिसको हमने लेयर A कहा था, और लेयर A से बनने वाले टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करने के लिए हमने लगाई थी लेयर B।
और फिर लेयर ए बी बार बार रिपीट हो रही थी, और ये पैकिंग हमारे पास बनी थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पर फ़र्क कितना है? यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि लेयर बी को लगाने के बाद जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नज़र आने लगेंगे हमें, उन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को छुपाने के लिए यहाँ पर लगाई जाएगी एक लेयर सी, और फिर यही 3 लेयर्स बार बार रिपीट होती जाएंगी, जिसकी वजह से इस टाइप की पैकिंग की जो लेयर अरेंजमेंट है वो कहलाती है ए बी सी टाइप अरेंजमेंट। पैराग्राफ के अंदर यही बात लिखी हुई है कि सबसे पहले एक लेयर ए लगाई जाएगी, उस लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड्स को छुपाने के लिए लेयर बी अरेंज होगी, और सेकंड लेयर से बनने वाले वॉइड्स को छुपाने के लिए एक तीसरी लेयर अरेंज की जाएगी। इस टाइप की पैकिंग की जो एफिशिएंसी होती है वो भी HCP जितनी ही होती है, यानी कि 74%, मींस इसमें 26% एम्प्टी स्पेस होता है और बाकी का 74% इसमें एटम्स होते हैं। तो ये है हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इन दोनों पैकिंग्स के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, और अभी हमने इन्हीं दोनों पैकिंग्स को पढ़ा है। अगर आपने थोड़ा सा गौर किया हो तो दोनों पैकिंग्स में जो स्टार्टिंग की 2 लेयर्स होती हैं वो तो सेम होती हैं। जो सबसे पहली लेयर होती है जिसको हम लेयर ए कहते हैं, उस लेयर से बनने वाले टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करने के लिए हम एक लेयर बी लगाते हैं, दूसरी लेयर लगाते हैं। यहाँ तक का काम दोनों में सेम होता है। अब अगर इस दूसरी लेयर के ऊपर जो हम तीसरी लेयर लगाएंगे वो सेम पहली लेयर जैसी होगी, तो आपके पास ये पैकिंग कहलाएगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर आप तीसरी लेयर जो लगाएंगे वो लगाएंगे दूसरी लेयर से बनने वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को छुपाने के लिए, तो फिर ये पैकिंग कहलाएगी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अभी मैंने बताया था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर हर तीसरी लेयर सेम होती है, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर हर चौथी लेयर सेम होती है। यहाँ पर लेयर की अरेंजमेंट होती है ए बी अरेंजमेंट, और यहाँ पर लेयर्स की अरेंजमेंट होती है ए बी सी अरेंजमेंट। दोनों में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 74% ही होती है। लास्ट है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो होती है, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी बाकी दोनों पैकिंग से कम होती है, और ये पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68%, और इसमें लेयर्स की भी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती। इसमें सबसे पहले एक लेयर ए आती है, और उस लेयर ए के ऊपर जो दूसरी लेयर आती है उसकी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती, बल्कि दूसरी लेयर के अंदर जो एटम्स होते हैं वो अपने आप को यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में अरेंज कर लेते हैं। इसी वजह से इसको कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। पहली लेयर के बाद जो दूसरी लेयर है वो लेयर अपने आप को कोशिश करती है कि बिल्कुल यूनिट सेल के सेंटर में, यानी कि बॉडी के सेंटर में अरेंज करे, और उसके बाद फिर जो तीसरी लेयर आती है वो दोबारा से लेयर ए जैसी होती है। इसमें एटम्स जो हैं वो वॉइड्स को फिल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने आप को सेंटर में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग की जो आपके पास थ्योरी है आपकी बुक के अंदर भी बहुत ज़्यादा नहीं लिखी हुई, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो होती है ये पैकिंग सबसे कम एफिशिएंसी की होती है, और इसकी एफिशिएंसी होती है 68%, यानी कि इस पैकिंग के अंदर अप्रॉक्सीमेटली ये बन रहा है तकरीबन 32% एम्प्टी स्पेस होता है, और बाकी 68% इसमें एटम्स होते हैं। तो हमने 3 टाइप्स की पैकिंग्स पढ़ी। सबसे पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर लेयर अरेंजमेंट होती है ए बी। उसके बाद हमने पढ़ी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। उसके अंदर हमारे पास लेयर्स अरेंजमेंट होती है ए बी सी, और इन दोनों के अंदर यानी कि HCP और FCCP के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। और ये लास्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 68% होती है, और इसमें लेयर्स की कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती। जो दूसरी लेयर है वो अपने आप को बिल्कुल बॉडी के सेंटर में अरेंज करने की कोशिश करती है। ये आपके पास नेक्स्ट स्लाइड पर क्यूबिक यूनिट सेल्स की एक डायग्राम बनी हुई है, एक ओवरव्यू दिया हुआ है। सबसे पहले बना हुआ है आपके पास क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूब तो बिल्कुल सही समझ आ रहा है। इसमें आपके पास जो भी लेयर्स होंगी एक ही टाइप की लेयर्स बार बार चलती रहेंगी। बॉडी सेंटर्ड के अंदर क्या होता है कि यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में, बॉडी के सेंटर में एक एटम होता है जो कि अपने आप को अरेंज करता है। और फेस सेंटर्ड के अंदर क्या होता है, हर फेस के सेंटर में। अभी हमने NaCl क्रिस्टल के अंदर देखा था। NaCl क्रिस्टल की डेफिनेशन मैंने कहा था कि आपको अभी नहीं समझ आएगी, जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ लेंगे तो समझ आएगी, तो मैं इसी टॉपिक की बात कर रहा था।
यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल की डेफिनेशन ये लिखी हुई थी कि NaCl का जो क्रिस्टल है वो रिपीटिंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से मिलकर बनता है। तो असल में NaCl क्रिस्टल की जो शेप होती है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है। और अगर आपको याद हो तो NaCl क्रिस्टल का जो यूनिट सेल हमने सपोज किया था वो कुछ इसी तरह का था, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन रहा था 6:6, यानी कि टोटल 12। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, हर फेस के सेंटर में एक एटम जो है वो अपने आप को अरेंज कर लेता है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। एक क्यूब के पास टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो हर फेस के सेंटर में एक एटम ने अपने आप को रीअरेंज कर लिया, और ये वाला जो एटम है, ये वाला जो यूनिट सेल है, ये कहलाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और ये है सिंपल क्यूबिक सेल। और जब बहुत सारे यूनिट सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें मिलता है एक क्रिस्टल लेटिस, जिसको हम सिंपली सॉलिड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है एटॉमिक पैकिंग का। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, जो कि है लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी क्या होती है? ये वो एनर्जी होती है जो कि तब रिलीज़ होती है जब 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड या 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल अपने गैशियस आइंस से मिलकर तैयार होता है। तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी कहलाती है लेटिस एनर्जी। इसी को हम दूसरे अल्फाजों में डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये वो एनर्जी होती है जो कि एक सॉलिड को, एक आयोनिक सॉलिड को प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपने गैशियस आइंस के अंदर ब्रेक हो जाए। तो इसको दोनों तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसका यूनिट जो होता है किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल हो सकता है। एक बात इस स्लाइड के अंदर और लिखी हुई है कि हम किसी भी कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग बॉर्न-हेबर साइकिल। बॉर्न-हेबर साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये एक थर्मोडायनामिक साइकिल होती है जिसमें बहुत सारी हीट एनर्जीज़ इन्वॉल्व होती हैं। और अगर आपको बाकी हीट एनर्जीज़ गिवन हो तो आप आसानी से इस लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। इसका कंप्लीट टॉपिक आपके पास चैप्टर 11 के अंदर मौजूद है, जिसमें इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स भी मौजूद हैं, और उन न्यूमेरिकल्स में आपसे लेटेस्ट एनर्जी भी डिटरमाइन करने को कही भी है। नेक्स्ट फैक्टर आपके पास लिखा हुआ है प्रिडिक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबिलिटी, यानी कि लेटेस्ट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या कोई आयोनिक सॉलिड वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा या नहीं। तो लिखा हुआ है कि इफ़ सॉल्ट्स हैव लेस लेटेस्ट एनर्जी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। यानी कि अगर किसी सॉल्ट की लेटेस्ट एनर्जी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी से कम होगी तो वो सॉल्ट पानी के अंदर आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगा। यहाँ पर एक बात का एडिशन कर लें कि अगर किसी सॉल्ट की लेटेस्ट एनर्जी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी से कम हो या फिर उसकी हाइड्रेशन एनर्जी के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो, तब भी वो सॉल्ट आसानी से पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर NaCl की एग्जांपल लें तो NaCl की लेटेस्ट एनर्जी होती है 787 किलो जूल पर मोल, और NaCl की हाइड्रेशन एनर्जी होती है अप्रॉक्सीमेटली 770 किलो जूल पर मोल। अब चूँकि ये दोनों एनर्जीज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, तो इस वजह से NaCl जो है पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया है हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी ये वो एनर्जी होती है जो तब रिलीज़ होती है जब एक आयोनिक सॉलिड को पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है और वो अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाता है। तो आयंस में ब्रेक होने पर एक आयोनिक सॉलिड जो पानी में हीट एनर्जी रिलीज़ करता है, उस एनर्जी को कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और चूँकि सॉल्ट की हाइड्रेशन और लेटेस्ट एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है, इस वजह से NaCl जो है वो पानी के अंदर आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। लास्ट में कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं जिनके ऊपर लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करती है। ये फैक्टर्स आपने याद रखने हैं, MCQs के अंदर पूछे जा सकते हैं। इनसे रिलेटेड नेक्स्ट स्लाइड पर कुछ MCQs हैं। MCQs ये हैं कि पहला MCQ लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। आपको 4 ऑप्शंस के अंदर 4 आयोनिक सॉलिड्स गिवन हैं और ये पूछा हुआ है कि किसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इन चारों को अगर आयोनाइज़ कर लें तो पहले वाले की आयोनाइजेशन बन जाएगी Li+ और F-, दूसरे की बन जाएगी Na+ और F-, तीसरा वाला बन जाएगा K+ और F-, और चौथा बन जाएगा Rb+ और F-। अब यहाँ पर मैं कौन सा फैक्टर चेक करूँ, साइज़ ऑफ कैटाइन और एनाइन का या फिर चार्ज ऑन आइन का। थोड़ा गौर करें तो चार्जेस तो सबके ही सेम है, चारों ऑप्शंस के अंदर चार्जेस +1 और -1 बन रहे हैं, यानी कि चार्ज वाला फैक्टर यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता, तो मुझे साइज़ वाला फैक्टर देखना पड़ेगा। और साइज़ वाला फैक्टर भी मैं कैटाइन के ऊपर देखूँ या एनाइन के ऊपर देखूँ।
तो पहले एमसीक्यू के अंदर जो चारों ऑप्शंस हैं उनका जो एन आयन है यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है वो तो सेम ही बन रहा है F माइनस। तो इसका मतलब मुझे साइज़ ऑफ कैटाइन देखना पड़ेगा, और साइज़ ऑफ कैटाइन के साथ लेटेस्ट एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन। यानी कि सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी किसकी होगी, जिस कैटाइन का साइज़ सबसे कम होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो मेरे पास जो 4 आयन्स थे वो थे लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और रुबिडियम आयन। और थोड़ा सा गौर करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, और डाउन द ग्रुप हमें पता है कि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो इसका मतलब जो सबसे पहला एलिमेंट हमें गिवन होगा, जो 1A के अंदर सबसे पहले आएगा, उसी का साइज़ सबसे कम होगा। और जो ऑप्शंस हमें गिवन है उसमें जो सबसे पहले आता है वो लिथियम है। तो Li+ का साइज़ ऑफ कैटाइन चूँकि सबसे कम होगा तो इसका मतलब इसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लिथियम फ्लोराइड। दूसरे एमसीक्यू में भी सेम बात पूछी हुई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। तो सबसे पहले आप सबको आयोनाइज़ करें, Na+Cl- बन जाएगा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बन जाएगा Na+2 और 2Cl-, और तीसरा ऑप्शन बन जाएगा Al+3 और 3Cl-। दोबारा से यहाँ पर जो एन आयन है वो तो सेम है, Cl-, और Cl-, यानी कि जो चीज़ सेम होती है उससे हमें कोई मज़ीद एक्स्ट्रा चीज़ पता नहीं लग सकती, तो डिफरेंट चीज़ के ऊपर हम हमेशा जाते हैं। तो कैटाइन यहाँ पर तीनों का डिफरेंट है, पहले ऑप्शन में Na+, दूसरे ऑप्शन में Mg+2 और तीसरे ऑप्शन में Al+3। और अगर थोड़ा सा गौर करें तो इन तीनों ऑप्शंस के अंदर जो कैटाइन के ऊपर चार्ज है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, और चार्ज और एन आयन का रिलेशन लेटेस्ट एनर्जी के साथ होता है डायरेक्ट रिलेशन। यानी कि जिस कैटाइन का चार्ज सबसे ज़्यादा होगा उस आयोनिक सॉलिड की लेटेस्ट एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। और इन गिवन ऑप्शंस के अंदर सबसे ज़्यादा चार्ज था एल्यूमिनियम का, Al+3। तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगी Al+3 की, और सबसे कम लेटेस्ट एनर्जी होगी NaCl की। ऊपर वाले ऑप्शन के अंदर अगर देखें तो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी थी लिथियम फ्लोराइड की, और सबसे कम लेटेस्ट एनर्जी होगी फिर रुबिडियम फ्लोराइड की। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ आपसे लेटेस्ट एनर्जी के बारे में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर 6 जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद आपके पास चैप्टर 6 के एमसीक्यूज़ हैं, टेक्स्ट बुक एमसीक्यूज़, जो कि बुक के लास्ट में लिखे हुए होते हैं। इन एमसीक्यूज़ के अंदर तकरीबन सारे ही एमसीक्यूज़ थ्योरी से रिलेटेड हैं। चूँकि इसमें न्यूमेरिकल तो कोई था नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें समझने की ज़रूरत होगी। तो एक दफ़ा इनको खुद से रीड कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ आता तो फिर बता दिएगा।